वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी लोगों की केमिस्ट्री की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी बच्चे मेरा वीडियो आज ये पहली बार देख रहे हैं, उन सभी बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं क्लास 11 के एटॉमिक स्ट्रक्चर के, परमाणु संरचना के इससे पहले 8 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप सभी लोग उन वीडियोस को मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर के क्रम से देख लेंगे, जिससे आपको ये वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आए। बच्चों, जैसा कि हमने आपको शुरुआत से ही बताया था कि परमाणु छोटे छोटे मूल कणों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन उनके नाम है। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, कहीं ना कहीं उनका संबंध कैथोड किरणों से, फिर कैनाल किरण हमने पढ़ा, फिर नाभिक की संरचना हम लोगों ने पढ़ी, और धीरे धीरे करके हम लोग अब इस बात पर पहुंच चुके थे कि परमाणु में जो मूल कण हैं बेसिकली वो रहते कहाँ हैं। तो हम लोगों ने उसके संबंध में या परमाणु की संरचना को बताने के संबंध में परमाणु मॉडलों को पढ़ना स्टार्ट किया हुआ था। और परमाणु मॉडल में हम सभी लोग प्रारंभिक परमाणु मॉडल पर के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब क्लासिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। और उस के दौरान हम सभी लोगों ने सीखा था कि शुरुआत में हम लोगों ने क्या सीखा था कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो क्या था। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें बताया हुआ है मैंने। उसके बाद हमने आपको बताया था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद हमने आपको ये भी बताया था कि उसके मॉडल में कमी क्या थी। तो बेसिकली हम रदरफोर्ड के मॉडल तक पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम जो पढ़ना चाह रहे हैं, जिस परमाणु के जो हम मॉडल के बारे में आज पढ़ेंगे, उसका नाम है बोर का परमाणु मॉडल, या जिसको हम बोलते हैं नील बोर का परमाणु मॉडल। देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड इन द सेंस 11th के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, फिर चाहे वो IIT हो चाहे वो नीट हो, सभी में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं। मैं आपका धीमे धीमे लेवल बढ़ाऊंगा, आप देखते चलिए। सबसे पहले मैं एक 11th क्लास का क्वेश्चन ले लेता हूँ, या जो शुरुआती दौर है, मैं उस पैटर्न पर आपको चीजें बताना चाहता हूँ, आप उसको समझिए। देखो, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थीं। यहां से क्वेश्चन आता है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थीं और इन कमियों को नील बोर ने अपने परमाणु मॉडल में किस प्रकार दूर किया, स्पष्ट कीजिए। या तो कोई क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया रिपीट करके देख लीजिए। क्वेश्चन दूसरा इस तरह से आता है, नील बोर के परमाणु मॉडल को स्पष्ट कीजिए। नील बोर के परमाणु मॉडल में प्रमुख अभिकल्पनाएं क्या थी, वर्णन कीजिए। कुछ इस तरह का क्वेश्चन, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन आता है। और थ्योरी के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखोगे मजा आ जाएगा आपको इस टॉपिक में। देखो, सबसे पहली चीज आप याद करो, रदरफोर्ड ने क्या बताया था। रदरफोर्ड का मानना था कि जो परमाणु है, देखो ये लिखा हुआ है, अभी आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में तसल्ली से लिख लेना। नोट्स पे मैं फोकस नहीं करता हूं, नोट्स आप खुद बना सकते हो। आप चीजों को सुनिए, एक भी चीज मिस हो गई ना तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी चीज। देखो, रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि जो परमाणु है वो 2 भागों से मिलकर बना है। केंद्र में क्या होता है, नाभिक, न्यूक्लियस, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ऐसा कुछ बताया था रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में। फेल कहां हो गए, आपको पता है कि फेल, मैक्सवेल की जो विचारधारा है उसमें क्या चीज बताई गई थी कि जब भी कोई आवेशित कण गति करता है तो वह निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और ऐसा अगर वो करेगा तो इलेक्ट्रॉन का पथ या मार्ग सिकुड़ता जाएगा और लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहां गिर जाएगा, नाभिक में। और अगर ऐसा हो गया तो हमारे परमाणु का तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया। बट वास्तविकता तो इससे अलग है। ऐसा तो कभी होता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर गया, परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो गया। ऐसी कोई बात तो होती नहीं है। तो इसका मतलब रदरफोर्ड सही थे, उनको पता तो था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों, मगर वो इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाए। आप लोगों ने देखा होगा कोर्ट में कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, वहां पर जो जज होता है वो पूछता है भाई आपके पास क्या सबूत है कि आपने चोरी नहीं की, बट वो सबूत नहीं दे पाता है। सेम चीज यहां पर है,
रदरफोर्ड को पता था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, बट वो उसका सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और दूसरे लोग उन पर हावी हो जाते हैं, और हावी होने के बाद वो कमियां निकाल देते हैं, और वो कमी कहलाती हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। अब उन कमियों से दूसरा व्यक्ति ले लेता है प्रेरणा। जैसे मान लो मेरे में कोई कमी है, तो लोग मुझे क्या करेंगे, नीचे कर देंगे, और दूसरा व्यक्ति मेरी कमियों का फायदा उठा करके क्या कर जाएगा, आगे बढ़ेगा। बढ़ना चाहिए भाई, कमी को सुधार होना चाहिए। सेम टू सेम यहां हुआ। रदरफोर्ड में अपने परमाणु मॉडल की कमियां थीं, और नील बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको हम नील बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। आई थिंक स्टार्टिंग की 2 लाइन आप फटाफट लिख सकते हो। क्या लिखोगे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील बोर ने एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम नील बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इस परमाणु मॉडल की जो अभिकल्पनाएं हैं, अभिकल्पनाएं के मतलब जो एजम्पशंस हैं, जो उन्होंने चीजें बताई थी, वो अभिकल्पनाएं निम्न प्रकार हैं, और वो अभिकल्पनाएं यहां लिखी हुई हैं 1 2 3 4। मैंने 4 अभिकल्पनाएं लिखी हुई हैं, और चारों आपको 1 मिनट भर में समझ में आ जानी है। देखो शुरुआत देख लेते हैं, क्या लिखा है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों को सुधारने के लिए, अब सुधारा किसी आधार पर जाता ना, कोई चीज ली जाती है ना सुधारने के लिए। जैसे मान लो हमने एक गोला बनाया, उस गोले में बनना चाहिए, गोल बनना चाहिए, मगर वो गोल ना बन करके थोड़ा सा तिरछा बन गया था, तो हमने क्या किया, रबर से मिटा दिया और फिर गोल कर दिया। सेम टू सेम, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए जो आधार लिया गया वैज्ञानिकों ने, वह आधार कौन सा लिया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को आधार बनाया। किसको बनाया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को। बहुत अच्छा सिद्धांत है। देखो ये फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं नील बोर। नील बोर फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, और प्लैंक भी फिजिक्स के ही साइंटिस्ट हैं। देखो प्लैंक का जो क्वांटम सिद्धांत है वह फिजिक्स में आप पढ़ोगे, फिर भी मैं एक छोटा सा ब्रीफ में आपको बता दे रहा हूं। देखो वो ब्रीफ छोटी सी चीज क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऊर्जा का उत्सर्जन, मतलब कोई भी जो आवेशित कण है वो ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार नहीं करता है। ऐसा नहीं होता है कि उसकी ऊर्जा 10 जूल है तो फिर 9.9 हो गई, 9.8 हो गई, 9.7 हो गई, और ऐसे ऐसे घूमता जाए। ऐसा नहीं होता है। मतलब कोई भी आवेशित कण ऊर्जा को लगातार छोड़ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि लगातार छोड़ता है, बल्कि ऊर्जा बंडल्स के रूप में छोड़ी जाती है। जैसे 2 जूल ऊर्जा छूट रही है तो एक साथ एक झटके में 2 जूल जाएगी। 5 जूल छूट रही है ऊर्जा तो एक साथ एक झटके में 5 जूल ऊर्जा कम हो जाएगी। 15 जूल छूट रही है तो एक साथ एक झटके में 15 जूल जाएगी। ऐसा नहीं है कि 2 जूल के लिए पहले 1 जूल निकली, फिर 1.1 जूल निकली, फिर 1.2 जूल निकली। ऐसा नहीं होता है। मतलब ऊर्जा का जो उत्सर्जन है या ऊर्जा का जो अवशोषण है वो सतत नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि धीमे 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 गिर रहा है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि पूरा का पूरा पैकेट के तौर पर होता है, और उन पैकेट को हम बोलते हैं क्वांटा। तो हमने क्या देखा कि जो ऊर्जा का जो उत्सर्जन है या जो भी आवेशित कण ऊर्जा का जो उत्सर्जन करता है वो सतत नहीं करता है, लगातार नहीं करता है, बल्कि वो ऊर्जा के पैकेटों के रूप में करता है। उन पैकेटों को हम बोलते हैं क्वांटा। ये हमारा टॉपिक नहीं है, दिस इज द टॉपिक ऑफ फिजिक्स। आप इसको फिजिक्स में सीखोगे। हम इन्हें केवल यहां पर बताया कि ऐसा कुछ क्वांटम सिद्धांत में कहा गया था, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत में कहा गया था, और इसी चीज को नील बोर ने आधार बनाया और एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, नील बोर का परमाणु मॉडल। बहुत सिंपल मॉडल है। पहला पॉइंट जो यहां लिखा नहीं है वो पॉइंट तो एज यूजुअल ही है। क्या पॉइंट है कि हमारा जो एटम है, हमारा जो परमाणु है, वो 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। केंद्र में क्या होता है, न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर का इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही होता ना। ये रदरफोर्ड ने भी बोला था, ये इन्होंने भी बोला है। मतलब इन्होंने रदरफोर्ड का ये पॉइंट कॉपी कर दिया कि परमाणु 2 भागों से मिलकर बना होता है। सेंटर में, केंद्र में होता है नाभिक, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब यहां के बाद उन्होंने जो चीजें बोली वो बोर्ड पे लिखी हुई है। देखो इसके बाद उन्होंने क्या बोली कि देखो नाभिक के चारों ओर, ये हमारा नाभिक है, आपको पता है नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, और इन वृत्ताकार मार्ग को उन्होंने क्या बोला, कक्षा। ठीक है, इन्होंने वृत्ताकार मार्ग को क्या बोला, कक्षाएं, या इसको बोलते कक्षा।
या इसी का नाम होता है ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर क्यों होता है इसका नाम? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी कुछ ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा का ये वह एक लेवल है, ये ऊर्जा का दूसरा लेवल है, ये ऊर्जा का तीसरा लेवल है, ये ऊर्जा का चौथा लेवल है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कक्षा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं शेल, या इसी को बोलते हैं ऑर्बिट। इतने सारे नाम हैं, अभी और भी नाम होंगे तो हम वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो क्या चीज कही इन्होंने? पहला पॉइंट क्या बोला कि परमाणु का निर्माण दो भागों से मिलकर हुआ है। केंद्र में होता है धन भाग और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर मौजूद होते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि जो नाभिक होता है वह सेंटर में रहता है और इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ध्यान रखना, देखो ये आकृति आपको पता है कौन सी है? वृत्त। और ये आकृति कौन सी है? दीर्घवृत्त। तो इनका मानना था, नील बोर का मानना था कि इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगाते हैं? वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। और केंद्र में क्या होता है? नाभिक। वृत्त के केंद्र में क्या होता है? नाभिक। और इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगाते हैं? वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ये इनका दूसरा पोस्टुलेट था, दूसरी अभिकल्पना थी। अब तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं, जैसे ये कक्षा, एक कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है। तो नील बोर कहते हैं कि नाभिक के चारों ओर अनंत वृत्ताकार कक्षाएं हो सकती हैं। अनंत का मतलब है कई सारी कक्षाएं हो सकती हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, आप, हमने आपसे बोला कि आप एक क्लासरूम है आपके पास, उस क्लासरूम में मान लो 20 ब्रांचेस डली हुई हैं, ठीक है। तो आप मान लो मैं टीचर हूं, तो मैं यहां खड़ा हूं, इसका मतलब मैं नाभिक, मैं न्यूक्लियस। अब उसके बाद जो पहली ब्रांच डली हुई है वो पहली कक्षा, जो दूसरी ब्रांच डली हुई है वो दूसरी कक्षा, तीसरी ब्रांच डली हुई है वो तीसरी कक्षा। ऐसे 20 ब्रांचें डली हुई हैं, तो इसमें कितनी कक्षाएं हो गई? 20 कक्षाएं। अब आप क्लास के अंदर आते हो और आपसे कहा जाता है बेंच पर बैठो, तो आप बताओ ब्रेंच पर आप बैठोगे। अब ब्रेंच पर जब आप बैठते हो तो कायदा तो ये कहता है कि पहले आगे बैठो, फिर उसके पीछे बैठो, फिर उसके पीछे बैठो, बैठते हो आप। मगर सपोज दैट, ऐसा सोचो कि जो चौथी ब्रेंच थी, 4th नंबर की जो ब्रेंच थी, उस पर कूड़ा डला हुआ है, गंदगी डली हुई है। तो आपसे कहा जाए कि अब पहली ब्रेंच भर गई, दूसरी ब्रेंच भर गई, तीसरी ब्रेंच भर गई, अब आप चौथे पे बैठो, तो आप क्या कहोगे? नहीं, हम तो चौथे पे नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि वो तो कूड़ा डला हुआ है, वो तो गंदी ब्रेंच है, अगर हम बैठेंगे तो हमारा पैंट गंदा हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप चौथी ब्रेंच को छोड़ दोगे, फिर आप 5वीं ब्रेंच पे बैठोगे। तो इसका मतलब आप ब्रेंच का चुनाव करते हो ना, ठीक वैसा ही होता है। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं तो बहुत सारी हैं, अनंत कक्षाएं हैं, मगर इलेक्ट्रॉन सारी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता है। इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता है, यह केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है, या आप केवल उन्हीं ब्रेंचों पर बैठते थे जो साफ सुथरी थी। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग, एक नया शब्द आया है, कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है। पहले आप याद करो, हम सिखा रहे हैं इसे, ठीक है। जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है। ये पोस्टुलेट नंबर 3 है। देखो मैं पढ़ दे रहा हूं, बाद में सिखाता हूं इसे। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, परमाणु नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, किंतु इलेक्ट्रॉन इन सभी संभव कक्षाओं में नहीं घूमते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम h/2π का पूर्ण गुणित होता है। अब पहले पूर्ण गुणित का मतलब सीख लो आप। देखो पूर्ण गुणित का मतलब है, जैसे हमने आपसे बोला 10 रुपए है, तो क्या 10 में 5 का भाग चला जा रहा है? तो आप कहते हो हाँ, 5 एकम 5, 5 दूना 10, मतलब 5 का भाग 10 में जा रहा है। तो 10 5 का पूर्ण गुणित है। फिर हमने कहा 15 में भाग जा रहा है, तो आप कह रहे हो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। इसका मतलब 15 भी 5 का पूर्ण गुणित है। हमने कहा 22 में भाग चला जा रहा है, तो आप बोलते हो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पच्चे 25। तो 25, 22 तो नहीं आया। तो 22 जो संख्या है वह 5 की पूर्ण गुणक नहीं है। तो पूर्ण गुणक का मतलब है
कि 1 गुना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए, 3.25 गुना नहीं होना चाहिए, 3 गुना के बाद सीधा 4 गुना होना चाहिए। तो ये h/2π एक संख्या है। ये जो h है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्लैंक नियतांक। अब ये कहां से आया, ये कौन से सिद्धांत है, प्लैंक सिद्धांत है। देखो ये टॉपिक हमारा नहीं है, हमें केवल इतनी सी बात बतानी है कि इलेक्ट्रॉन सारी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगा रहा है, ये केवल और केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है। अब कोणीय संवेग, अब जैसे कोई सोचो ये पिंड है, ये पिंड है, इसका द्रव्यमान है, और अगर ये सरल रेखा में गति करेगा तो द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग को हम क्या बोलते हैं, संवेग। तो कोई भी पिंड जब सीधी रेखा में गति करता है तो उसमें होता है संवेग, और जब यही पिंड गोल गोल गति करता है, वृत्तीय गति करता है, किसी कोण बनाते हुए गति करता है, एंगल पे गति करता है, तो उसमें संवेग की जगह कोणीय संवेग आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। संवेग मतलब द्रव्यमान गुणा वेग, इसको बोलते हैं संवेग। और जब इसमें आप त्रिज्या से गुणा करोगे तो इसको बोलोगे कोणीय संवेग। संवेग गुणा त्रिज्या, संवेग गुणा त्रिज्या, इसको हम क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, h/2π का पूर्ण गुणक। पूर्ण गुणक का मतलब है 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, तो हमने मान लिया n गुना है। तो ये जो n है ये बेसिकली क्या है, इस n को हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। अब बात आती है ये मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, ये मैं सिखाऊंगा आगे, बट अभी आप इतना समझ लो कि ये mvr बराबर nh/2π है। इसमें जो h है वो क्या है, तो आप कहोगे प्लैंक नियतांक। अब प्लैंक नियतांक क्या है, ये दिस इज नॉट माय टॉपिक, मैं आपसे केवल इतना सा बात कर रहा हूं कि ये जो h है ये प्लैंक नियतांक है। इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 6.6 × 10⁻34 जूल/सेकेंड। ये एमकेएस पद्धति में है। अगर आप इसमें ऊर्जा का मात्रक जूल की जगह अर्ग लेना चाहते हो तो आपको h की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, 6.6 × 10⁻27 लिखी हुई है। देखो h क्या है, प्लैंक नियतांक, और उसकी वैल्यू कितनी है, 6.6 × 10⁻34 जूल/सेकेंड, या फिर 6.6 × 10⁻27 जूल/अर्ग। ये होती है बेसिकली प्लैंक नियतांक की वैल्यू। और mvr बराबर होता है h/2π का मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है 1, 2, 3, 4। तो ये n को हमने क्या बोल दिया, मुख्य क्वांटम संख्या, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1, 2, 3, 4। कोई भी पूर्णांक संख्या होता है, भिन्नात्मक नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो ये हमारा है पॉइंट नंबर तीसरा। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है। ऐसी कक्षाएं निश्चित होती हैं। सभी कक्षाओं का कोणीय संवेग इतना नहीं होता है। हमने कहा ना अनंत कक्षाएं हैं, मगर अनंत कक्षाओं में 4 कक्षाएं ऐसी हैं जिनका कोणीय संवेग कितना है, nh/2π है। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिसका कोणीय संवेग कितना होता है, nh/2π। जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो, आप भारत का रुपया लेकर आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि अमेरिका में चले जाओ और वहां पर आप जाकर के कुछ खरीदने के लिए जाओ और भारत का रुपया दे दो, तो वहां तो नहीं चलेगा। वहां तो कौन सी करेंसी चलेगी, जो अमेरिका की करेंसी है। भारत की करेंसी तो वहां चलेगी नहीं। सेम चीज यहां पर है। तो कोणीय संवेग जिस कक्षा का कोणीय संवेग nh/2π है, तो इलेक्ट्रॉन उसकी बात मानेगा, कहेगा हम इस कक्षा में घूमेंगे। जिसका कोणीय संवेग nh/2π नहीं है वहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएगा। और जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग nh/2π होता है, अर्थात जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उन कक्षाओं को हम बोलते हैं स्थायी कक्षा, स्टेशनरी ऑर्बिट। और स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन वहां नहीं करेगा, चुपचाप घूमता रहेगा, उत्सर्जन नहीं करेगा, तो इसका पथ सिकुड़ेगा नहीं। और जब पथ सिकुड़ेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरेगा। और यही वो कमी थी जो रदरफोर्ड के मॉडल में थी। रदरफोर्ड यही तो नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन का पथ क्यों नहीं सिकुड़ता है। नील बोर्ड ने बताया कि देखो इलेक्ट्रॉन का पथ इसलिए नहीं सिकुड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसका कोणीय संवेग nh/2π होता है। और जिन कक्षाओं में इनका संवेग इतना संवेग होता है, उन कक्षाओं को क्या बोलते हैं, स्थायी कक्षा। और स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते हैं। तो इस तरह से रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमी थी वो एक तो दूर हो गई। एक कमी और भी थी, आपने देखो क्या बताया था कि रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। अब बात आती थी स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है। देखो स्पेक्ट्रम को मैं नेक्स्ट पार्ट में ले लूंगा, बट मैं अभी यहां पर स्पेक्ट्रम का छोटा सा एक सेगमेंट ले रहा हूं। उस सेगमेंट को आप समझिएगा। ये 3 पोस्टुलेट तो आपको समझ में आ गई होगी। पहला पोस्टुलेट जो लिखा नहीं है उसमें क्या लिखना चाहिए कि परमाणु का निर्माण 2 भागों से मिलकर हुआ है। केंद्रीय धनाभिषिक्त भाग को हम नाभिक कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे कि नाभिक के चारों ओर अनंत वृत्ताकार कक्षाएं हो सकती हैं, मगर इलेक्ट्रॉन सभी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता है, यह केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग कितना होता है, NH/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है या पूर्ण गुणित होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हमने बता दिया है, उसी की देखो न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है, mvr बराबर NH/2। यहाँ h क्या है, प्लैंक नियतांक, मान इतना होता है। n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 2 3 4। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और r क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या जहां पर वो घूम रहा है, और v क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जिस वेग से वो घूम रहा है। पाई तो आप जानते ही हो। तो ये पॉइंट आपका हो गया। अब यहां से पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट डेवलप होता है। इस लास्ट पॉइंट को आप सीखो। देखो लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, देखो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो वो ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा ना वो ऊर्जा अवशोषित करेगा। जब वो उस कक्षा में घूम रहा है उससे ऊर्जा उत्सर्जन नहीं होगी, मगर हां इलेक्ट्रॉन को यदि इतनी ऊर्जा मिल जाए कि वो दूसरी कक्षा में चला जाए। आप ऐसा समझो, जैसे हमने आपसे बोला कि आपने एक परीक्षा दी, उस परीक्षा में आपको 33 मार्क्स चाहिए। अगर आप 33 मार्क्स लाओगे तो आप 10वीं कक्षा से 11वीं में आ जाओगे। अब हम आपसे कहें नहीं 10वीं कक्षा में हम आपको 5 नंबर देने ले लो, तो आप कहोगे हम 5 क्यों लें, 5 नंबर में तो फेल हो जाते हैं। हमने कहा चलो हम 8 दे रहे हैं, 8 ले लो, तो आप बोलोगे नहीं हम 8 भी नहीं लेंगे क्योंकि हम 8 में फेल हैं। हम कह रहे चलो तो 32 ले लो, तो आप कहोगे हम 32 भी नहीं लेंगे क्योंकि 32 में भी फेल हो जाते हैं। मगर हम कहें चलो 33, आप फटाक से ले लोगे क्यों, 33 का मतलब आप पास हो गए। सेम चीज यहां पर है कि इलेक्ट्रॉन मान लो ये पहली कक्षा में है, इस कक्षा की मान लो ऊर्जा कितनी है, 5 जूल है। इसकी ऊर्जा कितनी है, 5 जूल। और ये इलेक्ट्रॉन जो दूसरी कक्षा में है इसकी ऊर्जा है 25 जूल। तो इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हम इस कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में चले जाएं, मतलब इसका प्रमोशन हो जाए। तो प्रमोशन कैसे होगा, जब इस इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा मिलेगी, 20 जूल ऊर्जा का पैकेट मिलेगा, बंडल मिलेगा। और हमने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लगातार नहीं निकालता है, लगातार एब्जॉर्ब नहीं करता है, मगर बंडल के रूप में ये ऊर्जा को क्या कर सकता है, निकाल भी सकता है और अवशोषित भी कर सकता है। तो आप देखोगे कि यदि हम इस इलेक्ट्रॉन पर 20 जूल ऊर्जा का प्रकाश डालें तो ये 5 जूल का तो था, 20 जूल इसने मिल गया, तो सीधा इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर जाएगा, उच्च कक्षा में चला जाएगा, ऊपर वाली कक्षा में चला जाएगा। सेम टू सेम यदि ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन 20 जूल ऊर्जा का निष्कासन कर दे तो देखो उसको नीचे वाली कक्षा मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, नील बोर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण या ऊर्जा का उत्सर्जन केवल और केवल तभी करते हैं जब इलेक्ट्रॉन या तो निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाए या फिर ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में आए, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। और ऊर्जा इस कक्षा की अगर हम मान लें कि इसकी ऊर्जा E1 है और इस कक्षा की ऊर्जा E2 है, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, तो आप बोलोगे E2 माइनस E1, ये डिफरेंस है, ये ऊर्जा का अंतर है। तो आप बताओ डेल्टा E बराबर, अब प्लैंक थ्योरी क्या कहती है, E बराबर सूत्र होता है h न्यू। ये h क्या है, प्लैंक नियतांक, और न्यू क्या है, ये जो प्रकाश हमारा है, जितना ऊर्जा हमने अवशोषित करी या जो ऊर्जा हमने निकाली, ये ऊर्जा अवशोषित हो रही है या ये ऊर्जा जो निकल रही है ये प्रकाश तरंगों के रूप में निकल रही है। और आप जानते हो तरंग की कुछ ना कुछ आवृत्ति होती है, उस आवृत्ति से हम ये पता लगाते हैं कि तरंग कौन सी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डेल्टा E बराबर h न्यू सूत्र लग के हम न्यू का मान निकाल सकते हैं। न्यू बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा E बटे h, और इस न्यू का मान निकाला जा सकता है और न्यू के मान से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रकाश अवशोषित हुआ या कौन सा प्रकाश उत्सर्जित हुआ। यही चीज लिखी हुई है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमते हैं। ये तो बताया है कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे। अब आगे क्या लिखा है, ऊर्जा एक विकिरण के रूप में तभी अवशोषित होती, मतलब ऊर्जा ऐसा नहीं है कि गर्म कर रहे हो आप तवे पे रख के गर्म कर रहे हो, ऐसा नहीं है। विकिरण मतलब रेडिएशन डालना पड़ेगा आपको। तो ऊर्जा एक विकिरण के रूप में तभी अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है या उत्सर्जित होती है जबकि इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में कूदता है, या तो नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए। और इस विकिरण की आवृत्ति की गणना प्लैंक के समीकरण से की जा सकती है। और प्लैंक का समीकरण क्या है, न्यू बराबर E2 माइनस E1 बटे h, ये यहीं से आया। डेल्टा E बराबर सूत्र क्या होता है, h न्यू, और डेल्टा E बराबर होता कितना है, E2 माइनस E1, डिफरेंस उच्च वाले में से निम्न वाले को घटाओगे तो E2 माइनस E1 क्या कहलाएगा, डेल्टा E।
और न्यू बराबर सूत्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा ई बटे एच, और डेल्टा ई की जगह कितना रख दोगे E2 माइनस E1। तो इस तरह से हमारा न्यू का वैल्यू निकल आएगा और इस न्यू की वैल्यू से हम पता लगा पाते हैं कि हमारा कौन सा प्रकाश अवशोषित हुआ, कौन सा प्रकाश उत्सर्जित हुआ। तो ये ओवरऑल पॉइंट्स थे नील बोर के परमाणु मॉडल के। मैं देखो एक बार सम अप करता हूँ बहुत अच्छे से। देखो ये समझाने वाली भाषा थोड़ी सी ज़्यादा थी, जब आप लिखने वाली भाषा की बात करोगे तो बहुत सटीक शब्दों में लिख सकते हो। क्या लिखोगे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील बोर ने एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसको हम नील बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसकी प्रमुख परिकल्पनाएं या अभिकल्पनाएं निम्न प्रकार थी। नंबर 1, परमाणुओं का निर्माण दो भागों से मिलकर हुआ है। केंद्र के धनावेशित भाग को हम नाभिक कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। दूसरा पॉइंट, नाभिक के चारों ओर अनंत वृत्ताकार कक्षाएं हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट, नाभिक के चारों ओर अनंत वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन सभी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता है, यह केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग कितना होता है, NH/2π होता है, या फिर H/2π का पूर्ण गुणक होता है। और कोणीय संवेग H/2π का पूर्ण गुणक होता है, तो कोणीय संवेग का सूत्र क्या है, mvr, संवेग गुणा त्रिज्या। संवेग गुणा त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग। बराबर क्या लिखोगे, H/2π, और इसका गुणांक होना चाहिए इसलिए आगे n लिख दिया। तो H क्या है, प्लैंक नियतांक, इसका मान इतना होता है। n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, इसका वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है। m कण का द्रव्यमान है, v कण का वेग है, कण मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग है, और r मतलब उस पथ की या जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है। लास्ट पॉइंट में क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन जब स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, किंतु जब विकिरण के रूप में ऊर्जा मिलती है तो वह ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित हो सकती है केवल तभी, और वही ऊर्जा उत्सर्जित और अवशोषित हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में या ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में कूदता है। और ऐसी निकलने वाली या अवशोषित होने वाली जो ऊर्जा है वो प्रकाश तरंगों के रूप में रहती है, और ऐसी प्रकाश तरंगों की जो आवृत्ति है उसको ज्ञात करने के लिए हम सूत्र कौन सा लगाते हैं, न्यू बराबर E2 माइनस E1/H। E2 क्या है, उच्च कक्षा की ऊर्जा, E1 क्या है, निम्न कक्षा की ऊर्जा, H क्या है, प्लैंक नियतांक, मान फिक्स होता है, और इसका मान रखते हुए जब आप निकालोगे तो हमें न्यू का मान निकल आएगा, और आवृत्ति का मान निकलने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रकाश अवशोषित हुआ था और कौन सा प्रकाश उत्सर्जित हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स थे नील बोर के परमाणु मॉडल के पॉइंट्स। अब बात आते हैं, नील बोर ने पॉइंट्स तो दे दिए, अब ऐसे पॉइंट्स देने से फायदा क्या हुआ। चलो एक चीज तो समझ में आ गई कि स्थायित्व की व्याख्या हो गई, मगर वो जो स्पेक्ट्रम की व्याख्या थी, वो नील बोर जो स्पेक्ट्रम की व्याख्या, रदरफोर्ड जो स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे, क्या नील बोर ने उस स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाई। ये चीज़ अनसुलझी है, ये चीज़ अभी मैंने यहाँ एलेबोरेट नहीं करी है। मैं इसके बाद ठीक दूसरा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं नील बोर के मॉडल की कमियों को बताऊंगा, मगर कमियों को बताने से ठीक पहले मैं चर्चा करूंगा स्पेक्ट्रम क्या होता है और स्पेक्ट्रम किस तरह से नील बोर ने डिसाइड किया, और वास्तविकता में क्या वैसा स्पेक्ट्रम होता है जैसा नील बोर ने बताया था। तो इसको जानने के लिए आप अगला पार्ट जब आप देखोगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी। आपको डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आना चाहिए, पूरी मेहनत के साथ आप लोगों को बना करके देता हूँ। समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। अपने सभी दोस्तों तक इसको भेजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप भेजोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्कुलेशन में लाओगे इसे, उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपको और भी अच्छे से अच्छे वीडियो यहाँ पर बना करके देता रहूँगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।